Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from निश्चल तेरे। My dear friends, आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं जिनका नाम है ठाकुर जयवीर सिंह। ठाकुर जयवीर सिंह की उत्तर प्रदेश में चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, हनक वाले व्यक्ति रहे। तो आज ठाकुर जयवीर जी की कहानी, ठाकुर जयवीर जी के जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सर, फिरोज़ाबाद ज़िला में तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी जुमा 2 दिन पहले जो पंचायत चुनाव हुआ है, बड़ा ही सरगर्मियों में रहा है पूरे यूपी के अंदर फिरोज़ाबाद ज़िला। सर, आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? हम लोग राजनीति में 84 से जी सक्रिय रूप से योगदान कर रहे हैं। जब यहाँ की राजनीति में बलराम सिंह यादव जी सक्रिय थे, जी केंद्रीय मंत्री के रूप में, यहाँ के सांसद के रूप में चुने गए थे। अर्जुन सिंह से भी बहुत अच्छे ताल्लुक। अर्जुन सिंह से बहुत नज़दीकियाँ रहीं। उत्तर प्रदेश में 91 और 93 2 बार गवर्नर रूल रहा जी, और दोनों बार गवर्नर रूल का पूरा जी विकास के लिए, सुशासन के लिए, प्रशासनिक फेरबदल में हम लोगों की महत्वपूर्ण योगदान रहा। मोतीलाल वोरा जी गवर्नर। कितने साल आप कांग्रेस में रहे? हम लोग तो कंटिन्यू 84 से लेके जी, जब हम लोगों का पहला चुनाव ही कांग्रेस में घिरोल विधानसभा से लड़ा था 93 वाला, हम लोग 96 में जब बलराम सिंह यादव से हम लोगों की अर्जुन सिंह को लेके खटपट हो गई थी, केंद्र में नरसिंह राव जी पीएम थे और अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे। उस समय उन मतभेदों के चलते, हाई लेवल के मतभेदों के चलते हम लोग यहाँ बलराम सिंह से पृथक हुए। और मेरा टिकट मिलने के बाद 96 में जब बीएसपी और कांग्रेस का समझौता था, तो वो टिकट मिलने के बाद बी फॉर्म चुरा के इन्होंने केसी यादव को दे दिया था। उसी समय मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कार्यालय पे, उस समय यूपी यूथ कांग्रेस का मैं उपाध्यक्ष था, जिले का महामंत्री था, उस समय मैंने रिजाइन किया था। फिर उसके बाद आपने बीएसपी ज्वाइन किया। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीएसपी? बीएसपी में ऐसा अच्छा क्या था और कांग्रेस में ऐसा क्या बुरा था? देखिए, बुरा नहीं था जी। कांग्रेस कोई बुरी पार्टी नहीं थी। मैंने कांग्रेस शुरुआत करी, निश्चित रूप से कांग्रेस का अपना इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन स्थानीय परिस्थितियाँ ड्यू टू बलराम सिंह यादव उस समय क्रिएट हुई। उन परिस्थितियों में चूँकि हम लोग अर्जुन सिंह खेमे में जोड़े जाते थे, हम लोग प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, और खेमेबंदी के चलते हम लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि हम लोगों को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा था। और मेरे साथ मैं ही नहीं, कम से कम 5-7 जिलों के जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया था। बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ रिजाइन करने वाले बहुत सारे साथी थे। उसके बाद हम लोग कांग्रेस से अलग हुए। माय डियर फ्रेंड्स, आप शुरू होते हैं शिवा राठौर के तीखे सवाल। सर, आप ये बताइए, आपने कांग्रेस से रिजाइन किया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप बीएसपी में गए। बीएसपी में जाने के बाद बीएसपी में आप मंत्री बने। उस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा और आप दोनों ही हेल्थ मिनिस्टर, आप राज्य मंत्री थे स्वास्थ्य, और बाबू सिंह कुशवाहा भी मंत्री थे। हम नहीं, आपको गलत सूचना है। अच्छा। हम लोगों पे हेल्थ था, उस समय सीएम थे मुलायम सिंह यादव। अच्छा। कुछ दिनों में मेरे साथ कैबिनेट के मिनिस्टर थे राजवीर सिंह, जो कल्याण सिंह के बेटे थे। मायावती के उसमें आप मैं पहली बार मिनिस्टर बना हूँ सपा सरकार में। सपा सरकार में वो इस तरह बने थे कि माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले जयवीर सिंह थे जी। आपने बीएसपी तोड़ी थी। बीएसपी तोड़ के मुलायम सिंह जी की सरकार बनाने वाले अकेले दम पर मैंने सरकार मुलायम सिंह की बनाई थी। डियर फ्रेंड्स, ये बात निकल के आई है ना कि जोड़ तोड़ में इनका कोई तोड़ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय मैंने ही मुलायम सिंह को सीएम बनाया था, और सब मुलायम कुछ दिनों के लिए राजवीर सिंह, और बाद में जब अलग हो गए थे राष्ट्रीय क्रांति पार्टी सभा से, तो कैबिनेट मिनिस्टर मेरे सीएम थे मुलायम सिंह यादव थे, मैं राज्य मंत्री था, और मेरे मुख्यमंत्री जी हेल्थ के कैबिनेट मिनिस्टर थे। अच्छा। और बल्कि उन्होंने क्या देखा, पूरा का पूरा सारा हेल्थ मैंने ही देखा था। बीएसपी में आपके पास कौन सा दर्जा था? बीएसपी में मेरे पास इरिगेशन था। अच्छा, इरिगेशन था, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था, और स्वतंत्र रूप से मैंने देखा है 7 तक का। बीएसपी में हम लोग बहुत सम्मान था हमारा, बहुत अच्छी मेरी टीम थी बहन जी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रभारी मिनिस्टर भी झांसी मंडल का, अब तो लोग 1-2 जिले के प्रभारी मिनिस्टर हैं, पूरा झांसी मंडल मेरे पास था प्रभार, सारे जिले का प्रभारी मिनिस्टर मैं ही था। 12 तक कोई दिक्कत नहीं थी। 12 के बाद मायावती जी ने मुझे टिकट दे करके फर्रुखाबाद से पार्लियामेंट भी सलमान खुर्शीद साहब के खिलाफ लाया था। कोई टीम में कमी नहीं थी, विश्वसनीय कमी नहीं थी।
लेकिन एक घटना जिससे मुझे लगा कि कहीं आत्मीयता इनके बीच नहीं है, उस घटना ने हम लोगों को छुड़वाने को मजबूर किया। 2014 में इनको, आपको पता है कि ये अपना जो फंड अरेंजमेंट करती रहती हैं, फंड कलेक्शन करती रहती हैं। मुझे मैं तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ के कोऑर्डिनेटर को मैंने कहा कि जो फंड बहन जी ने कहा अदर स्टेट के लिए 25-25 लाख रुपया जो हम लोगों को जमा कराने की बात थी, तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ बेटा मेरा है लखनऊ में, उसको साथ लिए जाना। लेके गए, बहन जी ने पैसा जमा कराया, और पैसा जमा कराने के बाद उनसे कहा कि नहीं, वो मंत्री से कहना कि वो 20 लाख रुपए और जमा कराएंगे, उन्हें बता देना। तो उन्होंने कहा भी कोऑर्डिनेटर कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने ये भी नहीं बेटे को पूछा कि तबीयत कैसी है, क्या बीमारी है। देख, अपनापन, रुपया की बात अलग थी, लेकिन आदमी तो बड़ा ही होता था, क्या है, बुखार है, जुकाम है, खांसी है या गंभीर बीमार है, स्वास्थ्य के बारे में कोई कुछ पूछा नहीं। तो बेटे ने आके इस तरह की बात की कि जहाँ सेंटिमेंट जुड़े हो, इस तरह की कोई बात ही नहीं, केवल आत्मीय भाव नहीं दिखा पाया। उससे मुझे लगा कि ये केवल यूज एंड थ्रो वाला मामला है, मतलब कोई आत्मीयता वाला भाव बहन जी में नहीं है। उसी दिन से हम लोगों का मोह भंग हुआ, और बीजेपी के लोग आतुर थे, मैं नहीं गया, बीजेपी आतुर थी कि उन जिलों में झंडा लगाने वाले नहीं थे। आपको याद होगा कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी सरकार चल रही थी। क्या वातावरण था आपको अच्छी तरह पता, लोगों ने नामांकन तक नहीं कर पाए। तमाम वरिष्ठ लोग आज अपने को बहुत बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं, अपने परिवार के लोगों को उस समय के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के कहने के बावजूद नामांकन नहीं करा पाए। उस समय चूक जरूर थी हम लोगों की, बीजेपी ने हमसे कहा, और हमें भी लगा कि राष्ट्रवाद की सोच के साथ एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के लिए कर रही है, हिंदू हितों के लिए भी कर रही है, और देश के लिए विकास और उत्थान की बात कर रही है। तो हम लोग बीजेपी के साथ शामिल हुए, और तब से लगातार बीजेपी में काम कर रहे हैं। अच्छा, सपा और बसपा, आपके पास दोनों का ही अनुभव है, इनमें दोनों में बेटर कौन है? देखिए, दोनों ही क्षेत्रीय दल हैं जी, और क्षेत्रीय दलों की सोच आपने दोनों ही छोड़े हैं, और निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों की सोच भी क्षेत्रीयता संकीर्णता के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, छोटी सोच, सवाल खड़ा होता है जी, वहाँ आपको लोग पसंद नहीं आते हैं, आप इसलिए छोड़ देते हैं, या उनकी जो सोच है वो पसंद नहीं आती है इसलिए आप छोड़ देते हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात है उनकी जो एक निर्णय लेने की क्षमता, कार्यशैली, जातीयता की बातें, इस तरह की जो छोटी छोटी सोच मानसिकता है, वो निश्चित रूप से उससे बेहतर राष्ट्रीय भावना के तहत बड़ी सोच, बड़ा दायरा, बड़ा काम, लोगों के हित की बात, सब जनहित की बातें, ये बात राष्ट्रीय पार्टी में हो सकती हैं। वो हम कह सकते हैं कांग्रेस में भी थी जी, उसको हम कह रहे राष्ट्रीय पार्टी, उसकी सोच थी, वो परिस्थितियों ने हमें छुड़वाई, कोई टकराव मेरा नहीं था। वो सोच भारतीय जनता पार्टी के पास आज है, राष्ट्रीय सोच है, विश्व पटल पर भारत को आगे बढ़ाने की सोच है, देश को बहुत आगे ले जाने की सोच है, हर वर्ग धर्म जाति के लोगों को समाहित करके आगे बढ़ने की बात है, गरीब के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास और न्याय देने की ललक है। बिल्कुल, इसलिए आज हम बीजेपी के साथ हैं। बनते हैं, मैं वहाँ पीछे जाऊँगा, पहले ये सवाल आ जाता है कि फिरोजाबाद जिला में जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने चरखा दाव चला कि धोबी पछाड़ दाव चला, कौन सा आपने दाव चला था जिसे 3 से 18 और वो 19 से 12, वो 19 से 12 पे रह गए और आप 3 से 18 तक पहुँच गए। ये कोई नया नहीं है जी, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं जी, उसकी अगर एक दृष्टि आप डालेंगे तो सारे चुनाव मेरे इसी तरह के हुए हैं। 99 जिला कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था जी, 14 लोगों का बोर्ड बनता है जी, जिसमें सिंगल में अकेला ठाकुर था जी, 14 में से 9 यादव थे। भारतीय जनता पार्टी उस समय सत्ता में थी जी, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी और सिटिंग चेयरमैन उनका था जी। अब ताज्जुब करेंगे कि सिटिंग चेयरमैन को हटा के भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रशासक नॉमिनेट किया था उसको हरा के दोनों को फर्स्ट राउंड में निपटा दिया था। कई राउंड का चुनाव होता है, अंतिम मुकाम पे भारतीय जनता पार्टी के पास 3 चाहिए होते हैं, समर्थक प्रस्ताव प्रत्याशी, न 3 उनके पास थे और न समाजवादी पार्टी के पास थे। दोनों ने मिलकर मेरे ख्याल चुनाव था, सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल दोनों के ज्वाइंट प्रत्याशी को 9-5 के अंतर से हराया था। अच्छा, ये अकेला ठाकुर था, 9 यादव थे। नहीं, यहाँ तो 19 यादव थे। यही नहीं, और सुने आप एक पहला उदाहरण, जी,
अराव का विकासखंड का चुनाव, जब जनपद में क्या आसपास जनपदों में 2016 में जो चुनाव हुए थे, यही चुनाव, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रशासनिक दुरुपयोग करके एक फतवा जारी करके लोगों को नामांकित नहीं होने दिए थे। एक तरफा निर्विरोध सारे लोग चुने गए थे, यही नहीं बल्कि एमएलसी तक के चुनाव जबरदस्ती करके और गुंडई से निर्विरोध करके जीते थे। उस चुनाव में भी आराम में चुनाव हुआ था, जहाँ 73 बीडीसी मेंबरों में सिर्फ 3 ठाकुर थे, 41 यादव थे। ऐसा कहा जाता है कि 41 आशीर्वाद था, 41 आशीर्वाद था। समाजवादी आप पार्टी सुन तो लें, नेता है उनका, आप पे आशीर्वाद। अब वही तो सुन लें आप, वही मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा आशीर्वाद था मेरे ऊपर। 41 यादव थे। और जब चुनाव नामांकन की स्थिति आई थी तो रिकॉर्डेड है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमे इसी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ लिखवाए थे। पुलिस की दबिशें, पुलिस की गुंडई और मेरे घर तक दबिशें, मेरे कार्यकर्ताओं की दबिशें, मुकदमेबाजी मेरे खिलाफ हुई थी। उसमें कमांडो आए थे तब जाके वोट डल पाए थे। इतनी कृपा थी उनकी कि जो गुंडई की कर सकते थे उसकी पराकाष्ठा करी थी प्रशासन ने। जब पैगू कांड इतना बड़ा हुआ था, ये कहा जा रहा था कि आलू नहीं खुद पाएंगे और सपा की सरकार है। आलू का प्रकरण भी बहुत बड़ा प्रकरण था, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार ने मेरे कार्यकर्ता के खिलाफ जबरन उसकी लूट पिटाई करी, घर लुटवा लिया, घर तोड़वा दिया, ट्रैक्टर, गाड़ी, बुलेट मोटरसाइकिल, उसके बर्तन चम्मच तक नहीं छोड़ी, घर में लूट करा ली पुलिस की उपस्थिति में। सीओ रहे 3-3 थाना फोर्स, उनकी उपस्थिति 2.5 घंटे लूट हुई, कुछ भी नहीं बचा। नकदी, जेवरात, कपड़े लत्ते, किवाड़ तक उखाड़ ले गए और उससे 302 में उसको बांडर करा दिया। लूट का कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। हम लोगों ने महापंचायत बुलाई, कोई असर नहीं हुआ। अंतोगत्ता उनको कुर्की के आदेश करा दिए गए, फर्जी मुकदमे और लगा दिए गए और 250 बीघे उनके खड़े हुए आलू प्रशासन ने जबरन रुकवा दिए कि ये आलू सड़ जाए, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे आलू नहीं खुलने देंगे। तमाम विधिक कानूनी तौर पे कोर्ट कचहरी से आदेश कराए गए, प्रशासन नहीं करा। हम लोगों ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि मैंने कल 11 बजे आलू खुदेंगे। डीएम एसपी को हम चुनौती देते हैं, जिसकी औकात है रोके आके। हम आभारी हैं जन जन के, एक आवाज़ पर 250 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेके सारे लोगों, मैंने आह्वान किया था कि सारे लोग एक दिन के लिए अपना काम बंद कर देंगे, आलू खुदाई का काम बंद करके। यदि पप्पू के खिलाफ पप्पू विधान थे, यदि गुंडई प्रशासन और शासन कर रहा है तो अपना काम बंद करे, जन जन वहाँ पहुँचे और हमारा सहयोग करें। मेरे आह्वान का प्रभाव ये हुआ कि पूरे क्षेत्र के लोगों ने अपने काम बंद करके 250-300 ट्रैक्टर लेकर के, अपनी लेबर, अपने ट्रैक्टर, अपने ट्रॉली लेकर के पहुँचे। हजारों की तादाद में लोग पहुँचे। एक दिन में 250 बीघा आलू का 10,000 बोरा खुद के कोल्ड स्टोर में भेजने का काम इसी क्षेत्र की जनता ने किया, जिसका मैं जीवन भर उनका ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कोई नया सवाल ही है, तीखा सवाल, कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे जाएंगी सर। ये सिरसागंज विधानसभा से विधायक हरिओम यादव, अब भारतीय जनता पार्टी हरिओम यादव को टिकट देगी या आपको टिकट देगी? जो पार्टी का निर्णय होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का निर्णय सिरोधार है, कोई आपत्ति नहीं। हम लोगों की दोस्ती जी आपको साथ संज्ञान में ला दूं। आपके तो वही बता रहा हूँ। हम लोगों वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये दोस्ती कैसे बदल दी? ये आपकी, ये मैं समझता हूँ श्यामवीर यादव का वो इतना बड़ा सब कांड हुआ, उसके बाद मैं समझता हूँ करके का यादव भी ये नज़र लगाए बैठा है। ठाकुर आपकी तरफ नज़र लगाए तो यादव उनकी तरफ लगाए, और आप लोगों ने जो गलबैयाँ डाल के जो दोस्ती की है वहाँ पे उसका मैं निचोड़ जानना चाहता हूँ। थोड़े से पीछे ले जाना चाहेंगे आपको जी। 2006 से पहले जी, जब मैं तीसरी बार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, सिटिंग मिनिस्टर था जी, उस समय के नई परिस्थितियों में जी हमारा हरिओम जी का टकराव शुरू हुआ था जी। उससे पहले हम लोग एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे जी। ये शायद संज्ञान आपको ना हो, अभिन्न मित्र थे, ये उन्होंने कहा है मेरे वीडियो में। हाँ, 2006 में हम लोग टकराव शुरू हुआ और टकराव 15 साल चला जी। 2021 आ गई। अब उस टकराव की दोस्ती में पड़ती हुई है, तो ये दोस्ती चलेगी और निश्चित रूप से चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी सर। ये प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है कहीं? ये तो हाँ, बिल्कुल सब कुछ जायज होता है। तो कहीं ये कहावत चर्चा तो बिल्कुल जायज है, और हम लोग हरिओम जी के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है वहाँ पे, तो जो उनके जबरदस्ती वोट डलवा लिए गए बेचारे, जो समाजवादी पार्टी के लोगों के, कहाँ वहाँ पे जो
उनकी जो प्रत्याशी थी उनको बाहर बिठा दिया गया, उनके लोगों ने मिलने भी नहीं दिया गया। देखिए, आपको साथ संज्ञान हो, मिलने का प्रावधान नहीं होता। किसी एजेंट जो होता है, एजेंट या प्रत्याशी मध्य स्थल पर मौजूद रहता है। वहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आता प्रत्याशी कि जाके पिकनिक मनाएगा और किसी से मिलेगा, किसी बात करेगा। उनका काम होता है सुचारू रूप से मतदान व्यवस्था उनकी हो रही कि नहीं, उस पर नज़र रखना और बिठा दिया जाता है। तो जिन परिस्थितियों में सपा का प्रत्याशी बैठा था, उन्हीं परिस्थितियों में हमारा भी प्रत्याशी बैठा था। जहाँ तक वोट की बात है, आपको संज्ञान में ला दूँ, 6 वोट NVW होने के बावजूद, जिनके बिना जमाती वारंट से जी, उनको भी माननीय हाईकोर्ट की कृपा से मतदान कराने के लिए योग्य करा दिया गया है। सवाल तो है, वही 6 वोट डलने के बाद अब तो वो इसलिए नहीं लगा सकते कि 33 के 33 वोट कास्ट हुए हैं। एक भी उनमें से कोई ये कह दे कि उनका वोट छीन लिया गया, अधिकारी ने उन पर टिक कर दिया गया, अधिकारी ने उनको वोट डालने से मना कर दिया गया, ऐसा तो नहीं है। ये बात सही है कि 2 महीने जबरन 19 लोगों को लेकर राजस्थान सरकार की कृपा से पुलिस की अभिरक्षा में वो रखे हुआ, लेकिन दिल और मन हमारे साथ था। जी सर, जी सर, दिल से मन से हमारे साथ थे, सशरीर उनके साथ थे। जब वोट डालने आए तो 19 लेके अच्छे यादव आए, लेकिन मन दिल चूंकि हमारे साथ था तो 2 तो उसमें निर्णय ही नहीं कर पाए कि अब हम क्या करें, ब्लैंक वोट डाला है। आपके कूटनीतिक और बाकी का वोट हमारे साथ दिल से था, दिल से अरमानों के हिसाब से उन्होंने हमें मत किया। सर आप कूटनीतिक जवाब दे रहे हैं। सर आपने जवाब, एक बात बताइए सर, वो 19 यादव थे, वो 19 यादव उन्हें छोड़ के आपको वोट दिए, इतनी बड़ी बात है कि आप ये बताइए, सीधा जवाब दीजिए, घुमाइएगा नहीं, विपक्ष ने सरेंडर किया है या अनुभव की कमी रही? देखिए, सही ईमानदारी की बात यह है कि जयवीर सिंह ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की जी। जयवीर सिंह हमेशा जी अन्याय के खिलाफ खड़े रहे हैं जी। हर वर्ग धर्म के लोग हमारे साथ हैं जी। मैंने सैकड़ों लड़कों को नौकरी दी है जी। जिसमें हर वर्ग के हैं, उसमें भी यादव हैं जी। तो यादवों का ऐसा नहीं कि मेरे साथ यादव ना हो, तो यादवों पे एकाधिकार उनका पट्टा नहीं हो गया है कि यादव मेरे साथ है, हर वर्ग मेरे साथ है। तो यादवों का क्या रजिस्टर्ड पट्टा उनका हो गया कि 19 यादव है, 20 यादव जीत गए, उनके हो गए। मेरे साथ हैं, दिल से मेरे साथ थे और मेरे साथ रहेंगे। पिछले चुनाव में भी हमेशा यादवों का एक अच्छा खासा भाग, अच्छी खासी संख्या में मतदान मेरे पक्ष में रहता है। उनकी विशेष कृपा यादवों की हमेशा मेरे ऊपर रही है, कभी कोई कंजूसी नहीं हुई। में तो 14 ही लोग थे, वहाँ तो नहीं पूरे पहुँचे थे। 18 है, कौन कहता है, किसने गिनती की? उस दिन भी 18 लोग थे। 18 लोगों के दस्तखत हैं, ओथ है, उन्होंने विधिवत उत्पन्न प्रस्ताव भेजा, उस दिन भी 18 थे। 18 मतदान किया, 18 पहली शपथ में पहुँचे, और 18 नहीं, भविष्य में आने वाले में ये 21, 24, 25 हो सकते हैं, 18, 17 नहीं होंगे। सर एक पहली बार फिरोजाबाद के इतिहास में ऐसा हुआ है, ये बड़ा सवाल है कि 2 बड़ी मछलियों को छोटी छोटी मछलियों ने नोच नोच के खाया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या सर? 2 बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों ने मिलके छोटी मछलियों ने, एक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नोच नोच के खाया है। सर बताइए संदर्भ में क्या है ये, आप बताइए। अब मैं कूटनीतिक तरीके से बात करूँगा आपसे। नहीं, देखिए, दोनों तरफ से सर, दोनों तरफ से बताइए सर। देखिए, जो भी परिस्थितियाँ हुई जी, परिस्थितियाँ थी जी, नुकसान हुआ, दोनों का नुकसान हुआ जी। देखिए, भविष्य में नहीं होगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। सर एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से मैं राजनीति कर रहे हैं इसमें वर्तमान में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलेबाजी करते हैं कि महंगाई नहीं है, और मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, MP के, MLA के, भारतीय जनता पार्टी के, जो पोर्टफोलियो में इस समय गवर्नमेंट में। तो सर जो लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के लोगों की किस्मत का जो फैसला करते हैं, उन्हें पता है कि इस समय आप आलू सबसे ज़्यादा होता वहाँ बैठे, हाथरस है, खंदौली है, आपका फरुखाबाद है, कन्नौज है, ये आलू का एरिया माना जाता है। आज आलू की क्या कंडीशन है आपको पता है ना सर? आप तो, मैं समझता हूँ कि आप किसान नेता हैं, तो आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट कहती है, योगी गवर्नमेंट कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। सर 400 साढ़े 400 रुपया प्रति बोरा तो आलू की लागत लग जाती है, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। कम से कम यूपी में सबसे ज़्यादा कोल्ड है तो वो सिसागंज में है, हमारी समझ से। उसमें 2 कोल्ड मेरे खुद के भी है जी जी, मैं 300 साढ़े 300 बीघा आलू खुद ही कराता हूँ जी। हम लोग आलू के ग्रोवर भी हैं, बड़े किसान भी हैं, और कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी हैं। हम लोग व्यापारिक रूप से और किसान के रूप में आलू से बहुत गहराई जुड़े हुए हैं, और अगर इसका लाभ आने का खुद भी हम लोग उसके प्रभावित होते हैं। लेकिन तीखा सवाल ये भी है सर कि
सरसों का तेल जो 80 रुपए किलो था आपकी सरकार में सर, आपको इसलिए थोड़ी ना पब्लिक ने वोट दिया कि आप 180 रुपए कर देंगे। देखिए उसमें दो तीन चार चीजें हैं, दो तीन चार चीजें हैं उसमें। पहली तो ये कि कुछ चीजें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे उसकी कीमतें तय होती हैं। सरकार में भी था सर, वो तो तब भी अंतर्राष्ट्रीय था। अब आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, कल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल के दाम डाउन हुए हैं। अब बहुत तेजी से 4 महीने के लिए चुनाव मूड पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चूंकि उसमें स्तर पर कम हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ कंपनियों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से आम जनता तक जाएगा। गवर्नमेंट से जो टैक्स लेती है, छोटे नहीं देती है। देखिए जी, एक तरफ महामारी कोरोना के रूप में, विकराल रूप में पूरे विश्व प्रभावित है, हम भी प्रभावित है, अपना देश भी प्रभावित है। इसको आपकी थी सर, आपने क्यों प्रबंध नहीं किया ऐसा, जब आपको ये पता था कि ब्रिटेन में, अमेरिका में, इटली में इतना भयंकर महामारी है, तो आपने जो उसके जो सुचारू जो प्रबंध थे आपने क्यों नहीं किए? बाहर की फ्लाइटें क्यों आने दी? देखिए फ्लाइटें क्यों? जैसे ही शुरुआत हुई है, उस समय तो आप ट्रंप का वो ले रहे थे, प्रोग्राम ले रहे थे, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महामारी का रूप हुआ है, आपको याद होगा मार्च 25 को, उससे बल्कि और 3-4 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था आदरणीय मोदी ने, लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। प्रभावी, चूंकि इससे पहले ये सही है कि वो जो व्यवस्थाएं पहले तो नहीं थी, चूंकि नई ये महामारी ऐसी थी जिसका कोई इलाज भी नहीं था, संसाधन भी उस तरह के नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये हम स्वीकार करते हैं कि वो व्यवस्थाएं जो तत्काल होनी चाहिए तो उतनी हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन ये भी सही है कि उसके बाद जिस तेजी से हमारी सरकार ने काम किया है, आज थर्ड लहर की जो बात है, थर्ड वेव की जो बात चल रही है, उससे निपटने के लिए भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, यूपी पूरी तैयार है, और खास रूप से उत्तर प्रदेश ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया है, वो तो प्रशंसनीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बल्कि WHO ने उसकी प्रशंसा करी है। बात कर रहे हो सर उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आप लोग कहते हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं कोरोना की मौत में, वो आंकड़े प्रॉपर नहीं है सर। ये कैसे सर, ये कैसे? अरे सर नहीं, ये आरोप हैं, विपक्ष के आरोप हैं। इसको मैं किसी पक्ष से थोड़ी, मैं तो पता नहीं, ये आरोप हैं, इसलिए आरोप हैं कि एक PSC CSC से डाटा कलेक्ट करके सरकार के पास पहुंचते हैं जिले वाइज। जो भी डाटा फीडिंग होती है वो आपकी जो कोरोना सेंटर्स थे, जहाँ इलाज की व्यवस्था थी, जो आपके अलग अलग उपचार के जहाँ केंद्र बनाए गए थे, उनकी सूचना कलेक्ट करके जिला स्तर पर DM के माध्यम से शासन को पहुँचती हैं। तो इनको DM अगर झूठ बोल रहे हैं या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है उनका कोई सरोकार लेना देना नहीं होगा। सरकार की जिम्मेदारी होती है सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है जी, है ना। अब आपके यहाँ की आप सिरसागंज में रह रहे हैं सर, सिरसागंज से आप कभी सोथरा गए? वो सोथरा रोड पे गए हैं आप? सिरसागंज से कभी अराउंड रोड पे गए हैं सर? इतनी बुरी रोड है, आपके डिप्टी CM कहते हैं आपको शायद ये संज्ञा, आप सुन तो लें, कोई चीज टूट फूट होकर बनेगी तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या आप गड्ढे नहीं झेलेंगे? 4.5 साल हो गए आपको ये नहीं मालूम? 4.5 साल। आप सुन तो लें 4.5 साल। इस समय 76 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां, 22 करोड़ रुपए का सिरसागंज मेनपुरी रोड पे, अराउंड रोड पे 21 करोड़ रुपए के चौड़ीगढ़ का कार्य चल रहा है, उसको सिंगल रोड को डबल रोड में कन्वर्ट करने का, जिसका दोनों ओर चौड़ी का पटरी का काम हो चुका है, खुदाई हो चुकी है, उस पर डाबरीगढ़ का कार्य बरसात के तत्काल बाद 10-15 दिन शुरू हो जाएगा। जब नहीं तत्काल बाद नहीं, काम चल रहा है, ये नहीं है आज चुनाव का नहीं है, चुनाव का स्टैंड। आप बात सुने ना, ये काम तब होता है चुनाव का श्रेय कि 8 टेंडर हो रहे होते, चौड़ीगढ़ का डबल चौड़ी करने के प्रस्ताव से नहीं, प्रस्ताव की बात नहीं है, टेंडर होने के बाद ठेकेदार कार्यरत है। ये नहीं कि कोई हम लोग देंगे, टेंडर होंगे, स्वीकृति होगी, ऐसा नहीं है, उसका काम चल रहा है इस समय। और काम जब चलता है तो आप भी महसूस करेंगे कि उसमें तोड़फोड़ होगी, चोरी का असुविधा होगी, उस दौरान में आप भी उस मोटरसाइकिल से गुजरे, आपको असुविधा हुई, उसका खेद है, लेकिन वो असुविधा इसलिए है कि कंस्ट्रक्शन का काम प्रगति पे है, दोनों तीनों रोडों पे। सिरसागंज मेनपुरी उसके टाइम लिमिट होती है, हाँ टाइम लिमिट है। आज आपकी सरकार को 4.5 साल हो गए, ठीक है, और सरकार बनते ही डिप्टी CM साहब ने ये कहा था कि प्रदेश की सड़कों का कायाकल्प हो जाएगा, होर्डिंग लग रहे हैं सर, ठीक है। और मैं जरवल, चकिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, मैं 65 जिलों में घूमता हूँ, मैं बाइक से घूमता हूँ, मैं कार मेंटेन नहीं करता सर। मैं आपके डिप्टी CM को बताओ तो मैं उनको दिखा दूँ, वीडियो बना के दिखा दूँ, एक होता है सड़क में गड्ढे, एक होता है गड्ढे में सड़क, तो साहब गड्ढों में सड़कें हैं सर। बात उसकी भी सुन लें आप जी।
कई तरह के कंस्ट्रक्शन एजेंसी अलग अलग होती हैं। जी। पीडब्ल्यूडी है, आरईएस है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, विभिन्न कार्य संस्थाओं के द्वारा अलग अलग बजटों से कार्य होते हैं। जी। पीडब्ल्यूडी के रोड सारे या तो चौड़ीकरण में मूड में हैं, जी। तो उन पर निश्चित रूप से तोड़फोड़ होगी, जी। तब काम चल रहा होगा। अन्यथा जितने भी रोड है बहुत अच्छी हालत में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो सकता है वो रोड देखे हों या वो रोड टूटे फूटे हों तो अन्य एजेंसी के द्वारा हों। विभिन्न एजेंसियां स्टेट में हैं जिनकी सड़कें हैं, जिनके डाबरी की सड़कें हैं, जिनकी सीसी की सड़कें हैं, तो उनमें ये भी हो सकता है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या वो हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़क है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि पीडब्ल्यूडी ने चाहे राष्ट्रीय स्तर पर गडकरी जी के माध्यम से NHAI के जो रोड हैं, चाहे स्टेट के पीडब्ल्यूडी की रोड हैं, इसमें बहुत ही गुणवत्तापरक, अब तो ये भी कर दिया कि 5 साल की गारंटी युक्त जिसकी सड़क टूटेगी वो ठेकेदार को पेनल्टी होगी, सिक्योरिटी जब्त होगी, उसको FIR होगी। पहले तो ये होता था कि उसने बनाई और इधर बनती जा रही, पीछे टूटती शुरू हो जा रही कमीशन खोरी में। अब जो सड़कें उनकी 7 साल की गारंटी उसी ठेकेदार की होगी। अगर वहाँ टूटती है, फूटती है या समय से पहले ऊबड़ खाबड़ होती है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, उससे वसूली करी जाएगी और रिकंस्ट्रक्शन की उसकी जिम्मेदारी होगी। वेरी गुड सर। नया सवाल है ये आपसे, तीखा सवाल है कि 2022 का चुनाव आ रहा है सर, विधानसभा का, तो आपकी सरकार मंदिर का, गाय का या विकास का कौन सा मुद्दा लेगी सर? गाय खेलेगी, मंदिर खेलेगी, या फिर POK में पटाखा फोड़ेगी सर? देखिए, न POK में पटाखा फोड़ के हम सरकार बनाना चाहते हैं जी, न हिंदुत्व के मुद्दे पे। मंदिर तो हमारा मुद्दा है, लेकिन चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं। विकास हमने किया है, जो उपलब्धियां मोदी जी की, योगी जी की हैं, उसी पे हम चुनाव में जाएंगे, उन्हीं उपलब्धियां पहुंचाएंगे। आप देख रहे हो हर क्षेत्र में, चाहे जब से कोरोना लगा है अब तक खाद्यान्न निःशुल्क जिस तरीके से बटा है, अभूतपूर्व है। पीढ़ियों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि गरीब आदमी को उसके घर तक निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था हो रही हो। आप मानते हैं कि चाहे जाति का तो धर्म से हटके जो गरीब उनके आवास स्वीकृति पहली बार केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार का आवासों का निर्माण किया गया हो, ऐसे तमाम। गौशाला का कभी निरीक्षण किया सर आपने? जो आपकी सरकार ने जो गौशालाएं बनवाई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है सर, आपसे तीखा सवाल है कि मैंने खुद जाके वीडियो बनाए, आप कहें तो हम दिखवा दें आपको, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ कि गौशाला में जो गाय हैं, जो अन्ना सांड हैं, जो गोवंश हैं, उनकी आज की तारीख में एक गाय के ऊपर 900 रुपये मिलते एक महीने पे गोपालक को। क्या आपने गाय की नाद की सानी या गाय की पीठ पे कभी हाथ फिरा के देखा सर? उनकी जो हड्डी है, हड्डियों में खाल चिपकी है सर, मांस तो मिल ही नहीं सकता सर। देखिए, इसकी प्रभावी व्यवस्था बार बार की गई है जी। नंबर 1 सरकार ने व्यवस्था की है। कहाँ जा रहा है सर? आप सुन तो लें, जब गाय की एक व्यवस्था ये की है जी। आप यदि गाय को पालना चाहते हैं खुद, आप भी 4 गाय रखिए, 3 गाय रखिए, 900 रुपया प्रति महीने आपको दूध भी पीजिए, उसकी सेवा भी करिए, पुण्य भी लीजिए, उसका गोबर का भी इस्तेमाल करिए, और सरकार भी आपको 900 रुपया प्रति गाय प्रति महीने आपको भुगतान करेगी। वो तो बात मैं मान रहा हूँ, ये आपको है। तो यदि गाय के प्रति इतना लगाव हमारा है तो हमारा धर्म बनता है कि उसकी सेवा करें। अब वहीं आ रहा हूँ, पहली व्यवस्था तो यह है कि अलग से, पहली व्यवस्था तो यह है कि इंडिविजुअली गाय पालकों को जिनका जो उसका पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, दूध भी पीना चाहते हैं, उनके लिए दूध भी पीजिए, पुण्य भी कमाइए, गोबर से कंपोस्ट भी मंगाइए, पेशाब का भी दवाई में इस्तेमाल करिए, और 900 रुपया नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ, आपका कोई तोड़ नहीं जानता हूं मैं, इसीलिए तो तैयारी करके नहीं वहाँ आप करिए भी। और जहाँ तक मामला इनका है, जो गाय सूख रही है, जो अब मैं वहीं आ रहा हूँ। अब आप आइए कि जो आदरणीय योगी जी ने हर न्याय पंचायत पे बृहद गौशाला निर्माण के लिए और सारी नगर पालिका और टानेरिया में भी गौशालाओं का निर्माण कराने का निर्णय लिया था। और पैसा अलॉट हो गया, पैसा अलॉट हुआ, कंस्ट्रक्शन भी हुआ, खाने लिया, बनी है। उसका कौन कर रहा है देख रेख? गांव सभा में गांव का प्रधान कर रहा है, सेक्रेटरी कर रहा है। इस तरह के जहाँ जहाँ चिन्हित हुए हैं उनके लिए पैसा गांव सभा खाते में जा रहा है। DM को निर्देश हैं
समय समय पर सीडीओ डीएम जिले के अधिकारी उनका निरीक्षण करें। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी हो। यदि ऐसा कई मामले आपके संज्ञान में हैं, आप दीजिए। जिले में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत मिलेगी कि उसका गाय का भोजन, गाय का राशन यदि कोई खा रहा है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई कराने का। खाल और नान और सानी से लेके और जो उसकी जो रख रखाव की स्थिति, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ का आप देंगे, जांच होगी, निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के 65 जिले देखता हूँ सर आपको। बाकी आप जाने, इतना देखिए, बाकी तो आप जानो। देखिए, फिरोजाबाद मैनपुरी की जिम्मेदारी लेता हूँ कि इन 2 जिलों में जहाँ आप बताएंगे इस तरह का अगर प्रामाणिक तथ्य आप देंगे, जांच होगी, निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे सुनिश्चित रूप से कार्रवाई होगी, को बचा नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने जो समय दिया शिवा राठौर के तीखे सवालों के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि इन्होंने हमारे तीखे सवालों का कितनी शालीनता के साथ, इसे कहते हैं कि मजे हुए राजनीति की पहचान। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपने हमारे तीखे सवालों का बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया है और इसी से अनुभव झलकता है और आपका जोड़ तोड़ में कोई तोड़ नहीं है साहब। चलिए, ये बात तो मैं मानूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के द्वारा यूपी की जनता को, देश की जनता को आपको संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं चाहूँगा कि इस समय कोरोना खत्म नहीं हुआ है, थर्ड वेव का खतरा पूरे देश में, पूरे विश्व में मंडरा रहा है। सब लोग कोविड नियमों का, मानकों का, प्रोटोकॉल का पालन करें। इस महामारी से बचें, परिवार को बचें, समाज को बचाएं। हम स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे। बाकी चीज़ें राजनीति तो ये सब होता रहेगा, लेकिन पहले हम लोगों की पहले अब तक स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, हम आगे अपने को बढ़ाएं, देश को बढ़ाएं और देश तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इतना करिएगा कि ठाकुर जयवीर सिंह जी की आवाज़ देश में जन जन की आवाज़ बने। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, मिस्टर पैरी, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, नमस्कार।